सो आज डिस्कशन करने वाले हैं हम ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन के अंदर आज लेक्चर 1 में मैं बेसिकली 4 से 5 चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपसे, जिसमें सबसे पहले ऑसिलेशन क्या है उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस। इसी ऑसिलेटरी को आप समझिए हार्मोनिक कहते हैं, यानी कहीं भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो उसी को हार्मोनिक कहेंगे। तो पीरियोडिक और हार्मोनिक का एक कंपैरिजन देखेंगे, साथ में पीरियोडिक फंक्शंस जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको चूज़ करना है कौन सा इसमें से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा नॉन पीरियोडिक है। तो इसीलिए पीरियोडिक फंक्शंस देखेंगे, उसके एग्जाम्पल, और साथ में उन फंक्शंस की हेल्प से उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालेंगे। और साथ में एसएचएम का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी हार्मोनिक यानी कि ऑसिलेटरी में सिंपल ऑसिलेटरी मोशन कौन सा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है। जो इस चैप्टर का मेन कंक्लूजन है वो एसएचएम है। यहाँ हमें हार्मोनिक ही पढ़ना है, हार्मोनिक का मतलब ऑसिलेशन, लेकिन इसका सिंपल वाला वर्जन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी इंट्रोडक्शन जानेंगे 1 बाय 1। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऑसिलेशन है क्या, इंट्रो के साथ, और बाकी सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करें इंट्रोडक्शन के साथ। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको पहले से भी है कि कोई भी मोशन जो किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो हो, यानी मीन पोजीशन से जाए फिर वापस मीन पे आए फिर दूसरी तरफ जाए और वापस आए, इसी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, यानी कहीं को जाना फिर वहाँ से आना। तो मीन पोजीशन के अबाउट जब भी ऐसा कोई मोशन हो रहा हो तो आप उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन। जब कम फ्रिक्वेंसी हो, धीरे धीरे हो तो इसे ऑसिलेशन कहते हैं, और तेज़ तेज़ हो तो इसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ही बात है, समझ गए आप। ऑसिलेशन कम फ्रिक्वेंसी हो और तेज़ से जल्दी जल्दी हो रहा हो तो वाइब्रेशन है, इसी को आप ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या फिर हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को एक और नाम है और वो नाम क्या है, हार्मोनिक। इसका एग्जाम्पल आप सबको पता है, जैसे सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम भी बहुत तरीके के होते हैं। सिंपल वाला जिसमें एक मास बॉब लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो और ऐसे ऐसे घूम रहा हो। अगर एक बड़ी सी बॉडी हो, जाइंट बॉडी, जैसे मुझे ही ऊपर से पकड़ करके घुमाया जाए तो मैं फिजिकल पेंडुलम कहलाऊंगा। फिजिकल मतलब इसके पास पूरी एक फिजिक है, ऐसा नहीं ये पूरी एंटायर बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, फिजिकल पेंडुलम है, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, अगर ये सारा मास एक प्लेस पे कॉन्सेंट्रेटेड होता और एक रस्सी से लटकाया होता और घुमा रहे होते तो ये क्या होता, सिंपल पेंडुलम होता। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन हुआ, या फिर एक स्प्रिंग को से आपने किसी मास ऑब्जेक्ट को अटैच किया हुआ और उसे थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ दो तो आप देखोगे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वो एक एग्जाम्पल हो गया ऑसिलेशन का। या फिर किसी बाउल में, ऐसे वाले बाउल में आपने एक यहाँ छोटा सा बॉल रख दिया, वो बॉल यहाँ आएगा फिर ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ये भी ऑसिलेशन का एग्जाम्पल हुआ। तो आई होप आप ऑसिलेशन समझ गए, टू एंड फ्रो, सिंपल पेंडुलम, और ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये तो थ्योरेटिकल एग्जाम्पल हुए किसके, ऑसिलेशन के। कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी हैं ऑसिलेशन के, और वो है साइन और कॉस। उसके बारे में मैं अभी फंक्शंस की बात करूंगा तो और डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके बाद क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो आप ऑसिलेशन इतना समझ गए, इसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन में पीरियोडिक का दे दूं और दोनों की कैटेगराइज करेंगे, फिर पीरियोडिक फंक्शंस पे आएंगे। तो एक बार पहले इसको इरेज करके मैं थोड़ा पीरियोडिक बता दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर पीरियोडिक की बात करें तो थोड़ा आइडिया आपको है कि एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। कोई भी मोशन रिपीट करे, जैसे प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं और ये फिक्स टाइम में रिवॉल्व करते हैं। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ 365 डेज में कर लेती है, 87 डेज के आसपास मकरी कर लेता है। ऐसे ही मून का रिवोल्यूशन अर्थ के चारों तरफ। ऐसे ही अगर आप किसी क्लॉक के हैंड को देखें, वो भी एक फिक्स टाइम में रोटेट करता है। तो ऐसा कोई भी मोशन जो फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करे, उसी को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। आई होप आप समझ गए। अब पीरियोडिक मोशन ज़रूरी नहीं कि ऑसिलेटरी ही हो, पीरियोडिक साइक्लिक भी हो सकता है, ऐसे गोल गोल घूमने वाला, गोल घूम इलिप्टिकल भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो टू एंड फ्रो मोशन करे, इसको ध्यान रखिए। इसी से जुड़ी हुई एक कंपैरिजन है जो दोनों को समझ लेते हैं, ज़रा वो भी ध्यान से समझें।
अगर बात करें ऑसिलेशन और पीरियोडिक का एक कंपैरिजन, तो आपको ये नोट पॉइंट ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि हर एवरी ऑसिलेशन, यानी अगर कोई ऑसिलेशन हो रहा है सिंगल मीन पोजीशन के अबाउट बाउंडेड होना चाहिए एक फिक्स मीन के अबाउट, और कोई अदर लॉसेस नहीं है, कोई अदर फोर्सेस नहीं है, ऑसिलेशन आइडियल ऑसिलेशन हो रहा है, तो हर एक ऑसिलेशन हमेशा पीरियोडिक होगा क्योंकि एक फिक्स टाइम के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड चल रहा है तो ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, एक फिक्स टाइम में तो रिवॉल्व कर रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो फिक्स टाइम में है, पीरियोडिक है, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, यानी कि हार्मोनिक नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, हर एक हार्मोनिक पीरियोडिक होगा, लेकिन हर एक पीरियोडिक ज़रूरी नहीं कि हार्मोनिक हो। ये कॉमन सेंस से जुड़ी हुई बात है, लेकिन ये थ्योरेटिकल बेसिस में कई बार पूछा जाता है। तो ये तो रही पहली बातचीत। अब क्या है, हमें करना तो मेन हार्मोनिक है यानी ऑसिलेटरी है, लेकिन उससे पहले पीरियोडिक के बारे में थोड़ा और डिटेल समझ लीजिए, जिसको आपने समझा कि पीरियोडिक एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करे। थ्योरेटिकल एग्जाम्पल आपने समझ लिया, मून का रिवोल्यूशन अर्थ के राउंड, प्लैनेट का रिवोल्यूशन सन के राउंड, या फिर किसी क्लॉक वॉल क्लॉक की फिंगर्स का मूवमेंट करना, या फिर आपने समझ लिया कि और भी जितनी सारी एक्टिविटीज़ है। अब मुद्दा ये आता है कि मैथमेटिकल एग्जाम्पल क्या है, तो पीरियोडिक के जरा मैथमेटिकल एग्जाम्पल समझिए और उनकी क्या क्या फ्रिक्वेंसीज वगैरह निकाली जा सकती हैं वो आइए समझते हैं। मैं इसको हटाता हूँ और पीरियोडिक फंक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर बात हम करें पीरियोडिक फंक्शंस की, तो मैथमेटिक्स में फंक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से है। मैं यहाँ मैथमेटिकल एग्जाम्पल की बात करने वाला हूँ, पहले ही आपको बता दूँ। तो अगर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन एक सर्टेन रेगुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे तो उसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मीन्स ये है, फंक्शन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सर्टेन टाइम को ऐड कर दें तो वापस अगर यही फंक्शन आ जाए तो आप इसको पीरियोडिक कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? पीरियोडिक। जैसे सबसे अच्छा और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है साइन थीटा। हर एक 360 डिग्री के बाद, यानी अगर साइन की वैल्यू में थीटा में अगर 2 पाई ऐड कर दें तो वापस साइन थीटा ही आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इतना टेक्निकल है, ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि कोई भी वैल्यू में अगर 360 जोड़ दें, जैसे अगर मान लिया साइन 30 पे है, 1/2 है, उसमें 360 ऐड कर दें वो वहीं आ जाएगा, फिर से 1/2 ही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 360 को हम लोग, आपको पता है पाई को 180 कहते हैं, 2 पाई को 360 कहते हैं, और इसकी प्लेन में इसकी वैल्यू 22/7 होती है रेडियन में, ये रेशियो में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन पाई एग्जैक्टली 180 डिग्री को सिग्निफाई करता है, 2 पाई 360 को। तो अगर साइन 30 डिग्री में 360 और ऐड करेंगे तो घूम के वहीं आ जाएगा, तो फिर से सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल में अगर 2 पाई और ऐड कर दिया जाए तो वापस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप को क्या कर रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं क्योंकि ये ऐड कर रहे हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है साइन और कॉस। इनकी अगर वैल्यू वाला चार्ट बनाएंगे और इनको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि पीरियोडिक का सेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक की बात करिए। अभी मैं हार्मोनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्मोनिक की अलग से चर्चा करूँगा, अभी सिर्फ फोकस करना है पीरियोडिक के ऊपर। तो आपको समझ आया कि पीरियोडिक क्या है। अब साइन और कॉस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मानते हैं। देखिए, उसके लिए पहले आपको थोड़ा सिस्टम क्लियर कर दूं। मान लेते हैं एक पार्टिकल ऐसा गोल गोल घूम रहा है, साइक्लिक मोशन कर रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ऐसे ऐसे घूम रहा है, और इसकी जो घूमने वाली स्पीड है वो फिक्स्ड है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगा, ओमेगा, यानी इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे मान लिया। अब अगर ऐसे घूम रहा होगा और मान लिया कि वो यहाँ से चल रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ये एक पीरियोडिक मोशन है। अब मान लिया कि आपको ये निकालना है कि इस मीन पोजीशन से, मान लिया स्टार्टिंग में वो यहाँ था और ये एक मीन लाइन है, अगर आपको मान लिया कि ये निकालना है, ध्यान से समझिएगा इसको क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। मान लिया फिलहाल वो इस मीन पोजीशन से, इस लाइन से थीटा डिग्री से अप करता है। मान लो आपको निकालना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मतलब जब ये यहाँ है तो इस लाइन से इधर वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी है। एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा समझिए
कि मान लिया इस मीन लाइन से कितना ऊपर शिफ्ट हो गया है, ये निकालना है। तो निकालने का मतलब आपको ये वाली परपेंडिकुलर निकालनी पड़ेगी। मान लिया ये जो है, ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो रेडियस है r। अब अगर ये रेडियस r है और आपको ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं फिलहाल y मान लेता हूँ, तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के लिख सकते हैं साइन थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी y बाई r। आपको ये रिलेशन पहले से पता है, यानी y कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू r साइन थीटा। आप ध्यान से समझिए, मैंने माना है कि हमें ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी कि नीचे से यहाँ से कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है। डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाली, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि ये कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है इस लाइन से। तो उस लाइन का फॉर्मूला हुआ y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हो सकता है आपको सिर्फ साइन थीटा के फंक्शन में गिवन हो, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे देख सकता हूँ, वरना ये भी हो सकता था कि आपसे कह दिया जाए कि a इज इक्वल टू साइन थीटा एक मैथमेटिकल फंक्शन है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल, हाँ एक ही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, क्या ये पीरियोडिक है, बताओ है या नहीं है। या फिर ऐसे आ सकता है कि y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा हुआ है, बताओ ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो अब आप देखिए ध्यान से, मान लिया आपने क्या किया इक्वल टाइम इंटरवल में आपको पता है ये पूरा टाइम पीरियड कैपिटल टी है, एक साइकिल का जो टाइम होता है उसे कहते हैं कैपिटल टी। तो ये एक फिक्स टाइम में यहाँ पहुँचेगा, फिक्स टाइम में यहाँ पहुँचेगा, फिक्स टाइम में यहाँ पहुँचेगा। अगर इसी टाइम को मैं अलग अलग फ्रेम, यानी ये 3 पार्ट में, ऐसे ही 3 पार्ट इधर बनेंगे 1 2 3, ऐसे ही 3 पार्ट इधर बनेंगे, ऐसे ही 3 पार्ट इधर बनेंगे, तो टोटल एंटायर 12 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 9 10 11 12। तो अभी एंटायर 12 टाइम, तो इसका मतलब यहाँ ये पहुँचा होगा t/12 टाइम में। फिर यहाँ इसी हिसाब से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि t/12 है, यहाँ 2t/12, ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं t/4, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं t/8। सेंस ये है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये पूरे टाइम पीरियड का 1/4 है, ये पूरे टाइम पीरियड का 1/2 है अगर आप देखें, और ये पूरे टाइम पीरियड का 2t/4 है। कुछ इस तरीके से आप इस सिचुएशन को, नहीं इसको मैं हटा के आपको समझाता हूँ, ये 3t/4 है, यानी 4 में से थर्ड पार्ट है, सॉरी। तो मैं आपसे कह रहा था या तो आप टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में समझें, या उससे भी आसान तरीका है इसको समझ ले 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो आई थिंक आपके लिए आसान होगा, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे ही आप आगे बढ़ाते चलेंगे। तो सोचिए जब ये 30 डिग्री में है तो यहाँ आप साइन 30 की वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले जब ये 0 डिग्री में होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0, यहाँ से शुरू होगी। इस तरफ मैं y की वैल्यू लिखता हूँ और इस तरफ एंगल या फिर टाइम पीरियड रख देता हूँ, या तो एंगल या फिर टाइम पीरियड। तो अगर मैं यहाँ 30 डिग्री लिखूँ तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो r/2 हो जाएगा। यानी अगर ये 1 है यानी r है तो उसका हाफ पोर्शन ये 30 डिग्री में ट्रेवल करेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ 60 डिग्री में देखें तो 60 डिग्री में अगर आप ये निकालेंगे तो यहाँ साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 का मतलब होता है 0.85, यानी कि r अगर ये यहाँ है तो 0.85 अप्रॉक्स यहाँ होगा, यानी अगले फिक्स्ड एंगल के बाद, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के बाद इसकी वैल्यू यहाँ होगी। साइन 90 की अगर बात करें तो साइन 90 की वैल्यू 1, यानी y की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी, यानी ये ऐसे हो जाएगी यहाँ कहीं। अगर आपको इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। ऐसे ही अगर आप फिर से 120 डिग्री की वैल्यू रखेंगे √3/2 यानी यहाँ, फिर आप 150 रखेंगे तो ये वैल्यू 1/2 यानी यहाँ, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अगर मैं इसको ढंग से प्लॉट करूं, आई होप आपने ये पूरा फ्रेम समझ लिया है। अगर मैं इसको प्रॉपर प्लॉट करूं, देखिए फिर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि एक फिक्स टाइम में एक पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मान लिया यहाँ दिया हुआ है साइन के फॉर्म में। तो अगर आप इसकी अलग अलग एंगल की या फिर टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये तो सिर्फ यहाँ से यहाँ आया, फिर अगर ये नीचे जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि इसका प्रॉपर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देख रहे हैं एक साइकिल घूमा तो ये ऐसे आया, ये तो हाफ साइकिल का था, पूरे साइकिल में वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, नीचे आया। फिर अगर आप यानी एक साइकिल के बाद ये वहीं का वहीं आ जाएगा, जैसे ये एक साइकिल के बाद यहीं का यहीं आ गया, फिर से ये ऊपर जाना शुरू होगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे।
तो यानी ये एक जो ग्राफ है ये पीरियोडिक ग्राफ है साइन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ऐसे ही अगर आप कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो आप कॉस के ग्राफ को भी जानते हैं, बस डिफरेंस ये है कि कॉस की वैल्यू 1 से शुरू होती है और 1 से शुरू होकर के ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। इसीलिए अल्टीमेटली आप साइन और कॉस यानी कि कोसाइन ग्राफ को आप कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, पीरियोडिक फंक्शन का। अब इसी थीटा को आप एक और रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। आपको पता है ये ओमेगा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं थोड़ा इसको हटाता हूं और आपको एक और कहानी समझाता हूं यहाँ। आपके सामने एक रिलेशन दिया था y इज टू आर साइन थीटा। अब आपको पता है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट जो थीटा स्वैप कर रहा है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है थीटा बाई टी होता है। तो आप इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे x इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा जाता था, ऐसे ही यहाँ ओमेगा इनटू टी भी लिखा जा सकता है। तो y को आप ये भी लिख सकते हैं r साइन ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन आपको यूजुअली देखने को मिलेगा पूरे चैप्टर में, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, जिसको मैं बहुत डिटेल में आगे भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल बस आपको बताने के लिए कह रहा था कि ये कहानी है जिसमें से ओमेगा के दो नाम होते हैं। ओमेगा एक तो एंगुलर वेलोसिटी है और दूसरा इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये सब चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। मेरा काम है रूट से एक एक चीज़ बताते हुए चलना, याद दिलाते हुए चलना। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्यों, क्योंकि थीटा का मतलब है क्योंकि ओमेगा का मतलब है थीटा बाई टाइम। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम लो, या फिर एंगल ट्रेवल्ड इन वन साइकिल और अपॉन टाइम टेकन बाई वन साइकिल। अब एक साइकिल में कितने एंगल, 360 डिग्री, जिसको रेडियन के फॉर्म में 2 पाई लिख सकते हैं, और एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है। होप आपने ये भी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो याद दिला दिया मैंने। 1 बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई न्यू। ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई न्यू। अब एंगल टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ओमेगा का दूसरा नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी भी पीरियड का, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन की फ्रीक्वेंसी निकालने में हेल्प करता है। अब यही एक टेक्निकल बात और समझनी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। मान लिया आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा है कि उस एक्सप्रेशन की फ्रीक्वेंसी बताओ या उसका टाइम पीरियड बताओ, तो आप उसकी ओमेगा को देख करके फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा को देख करके कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हटाता हूं और साथ में कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। आइए कुछ एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लिया आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी y1। दूसरा एग्जाम्पल है आपको पास लिखा हो y2 इज इक्वल टू आर साइन 2 ओमेगा टी। ऐसे ही अगर आपके पास लिखा हो y3 इज इक्वल टू कुछ भी हो a साइन 3 ओमेगा टाइम्स ऑफ टी, अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। अब पूछा जाए इसका टाइम पीरियड आप बताइए, इस फंक्शन का, ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि साइन के साथ है, साइन फंक्शन है तो बिल्कुल होगा। क्या ऐसे ही हो सकता है साइन के साथ कॉस भी लिखा हो, या मान लो कोई कॉस का फंक्शन हो, तो ये तीनों साइन और कॉस के फंक्शंस हैं, तीनों पीरियोडिक होंगे, तीनों एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी या फिर इनका टाइम पीरियड कितना, तो आपको ये देखना है ओमेगा की वैल्यू। ये तो इंस्टेंटेनियस टाइम है, इसके साथ जो ओमेगा है उसको चेक करना है, यानी ओमेगा, यानी यहाँ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, ओमेगा। और ओमेगा का मतलब क्या होता है, आपको भी पता है कि अगर हम बात करें ओमेगा की, तो पता है आपको 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है। तो इस फार्मूले से टी निकालने का तरीका होगा 2 पाई बाई ओमेगा। आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। ये टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 पाई बाई ओमेगा। क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है तो टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई बाई ओमेगा। तो जो भी गिवन ओमेगा की वैल्यू है उस फंक्शन में, उसको यहाँ पुट करना है और आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ जो ओमेगा की वैल्यू है वो ओमेगा ही है, तो इस पीरियड का इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। आई समझ या नहीं, एक और एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ओमेगा डैश की वैल्यू क्या है, 2 ओमेगा है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए टी डैश, इसको मैं
सेकेंड बात हो रही है तो इसको मैं T2 रख देता हूँ, इसको T1 रख देता हूँ। अब मान लो आपसे T2 निकालने को पूछा जाए तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा डैश। अब बताइए इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, तो 2 ओमेगा। तो आपको क्या करना है, ओमेगा डैश की जगह 2 ओमेगा रख लेना है, गॉट इट। यानी ये 2 ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, 2 ओमेगा है, तो यहाँ 2 ओमेगा, ओमेगा डैश की जगह क्या पुट कर लेना, 2 ओमेगा। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कटा तो T2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पाई बाई ओमेगा। यानी ये वाला जो फंक्शन होगा वो पाई बाई ओमेगा के बाद ही अपने आप को रिपीट करेगा। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको इस फंक्शन में टाइम पीरियड, थर्ड का टाइम पीरियड निकालना हो तो यहाँ देखिए ओमेगा डैश की जगह क्या है, 3 ओमेगा। तो फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखिए, 2 पाई बाई ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या रखनी है, तो 3 ओमेगा। तो इसका मतलब T3 जो आया वो आई होप आपको समझ आ गया, 2/3 ऑफ पाई बाई ओमेगा। क्लियर है। तो आई होप आप समझ गए कि किसी भी इंडिविजुअल फंक्शन का टाइम पीरियड कैसे निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आता ही है। तो अलग अलग बस आपको यहाँ देखना है, यहाँ एंटायर वैल्यू क्या है, टी का कॉफिशिएंट क्या है, वो ही एंटायर फ्रिक्वेंसी कही जाएगी जो टी का कॉफिशिएंट है, और उसको फिर यहाँ रख करके टाइम पीरियड निकालना है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई कि टाइम पीरियड कैसे निकालें किसी फंक्शन का। तो पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर है तो उसका टाइम पीरियड कितना है। पीरियोडिक कैसे पता लगेगा, साइन कॉस का फंक्शन हो, कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस भी पीरियोडिक होते हैं, उसकी भी मैं चर्चा करता हूं। और अगर है तो उनका टाइम पीरियड कैसे निकालना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आइए उसको कर लेते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको और भी डिटेल आइडिया दे दूंगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए। आप एक खूबसूरत एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं और उससे कुछ और आइडिया हमें मिलने वाला है, उसको देखते हैं। सो यहाँ अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, जिसमें इन्होंने दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम इज पीरियोडिक मोशन, या रिप्रेजेंट्स, यहाँ आ जाएगा रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन, और नॉन पीरियोडिक मोशन ऐसा भी हो सकता है। और अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड भी बताना है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ आइडिया देता है। अब अभी तक तो मैंने सिंगल साइन या सिंगल कॉस बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म की पीरियोडिक होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इनका कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक होता है, तो आंसर इज हाँ, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ इनका कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक ही होता है। हाँ, जब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि क्या ये SHM भी हैं, उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। तो आप ध्यान रखेंगे जिसमें सिंगल फ्रिक्वेंसी है वो SHM को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस हार्मोनिक भी है इसमें, सिंपल वाला। तो जिसमें सिंगल फ्रिक्वेंसी है वो SHM होगा, लेकिन जिसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जा रही है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से, वो फिर सिंपल हार्मोनिक नहीं रह जाता, यानी SHM नहीं होगा। तो ये SHM को रिप्रेजेंट करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल उसकी चर्चा मैं अलग से करूँगा। फिलहाल ये और ये पीरियोडिक कहे जाएंगे। अब आगे थोड़ी और डिस्कशन से पहले आप पहले इन दोनों को समझ लीजिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि धीरे धीरे मोनोटोनिकली इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है। लॉग भी, ये दोनों एक्सपोनेंट और पावर्स को शो करते हैं जिनकी वैल्यूज टाइम के साथ लगातार बढ़ती रहती है। यानी कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, लॉगरिदमिक फंक्शन आए, ये फंक्शंस कभी भी पीरियोडिक नहीं होते। आप चाहे वैल्यू डाल करके भी चेक कर सकते हैं। तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन जो होगा उसको पीरियोडिक कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि इनका टाइम पीरियड कैसे निकाले। चलो ये तो पता लग गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस पीरियोडिक होंगे, हालांकि इनको प्रूफ करने का भी तरीका है। जैसे इसको तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, अभी मैं समझाता हूँ उसको। लेकिन पहली बात प्रूफ कैसे करेंगे, दूसरी बात टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके हैं, एक इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना और फिर उसका टाइम पीरियड देखना, और दूसरा एक सिंपल तरीका है। आप सिंपल वाले तरीकों को समझिए कि यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और यहाँ कॉस के फंक्शन में भी ओमेगा है, बहुत ही सिंपल वाला तरीका। तो अगर ओमेगा और ओमेगा होगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, थ्रू 2 पाई बाई ओमेगा डैश। ओमेगा डैश की जगह ओमेगा ही हो जाएगा, तो इसका भी टाइम पीरियड इतना ही होगा और इसका भी टाइम पीरियड इतना ही होगा। दोनों भाई मिलकर के उसी टाइम में वापस आएंगे, इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन का भी टाइम पीरियड इतना ही होगा। जैसे अगर कोई दो भाई हैं, एक घंटे में लौट आ रहा है, दूसरा भी 1 घंटे में लौट आ रहा है, तो दोनों मिल करके, दोनों को अगर सिंगल सिस्टम मान लिया जाए तो दोनों भी तो 1 आवर में ही रिपीट कर रहे हैं, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। अब आ जाइए जरा यहाँ, इसको देखिए, इसका टाइम पीरियड, इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, तो इस वाले भाई की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, T1 की, तो आप कह सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा जी,
अब ये है 2 ओमेगा, तो 2π/2 ओमेगा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2π/2 ओमेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो T2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो π/ओमेगा। अगर ध्यान से देखिए तो ये π/ओमेगा का डबल है, यानी अगर ये T0 है तो ये उसका हाफ है, T0/2 है। समझ पा रहे हैं आप, T0/2, क्योंकि ये 2π/ओमेगा है और ये जस्ट π/ओमेगा है, तो ये उसका हाफ है। ऐसे ही 4/ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ 4, तो 4 होगा तो T3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा T0/4, T0/4। अब इसमें से 3 भाई हैं और तीनों का टाइम, एक का टाइम पीरियड T0 है, एक का T0 का हाफ है और इसका एक 1/4 है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक भाई है जो 4 घंटे में वापस आ रहा है, दूसरा छोटा वाला भाई यहाँ से यहाँ आया कितने घंटे में, 4 घंटे में। ये वाला जो भाई है वो उसका हाफ यानी 2 घंटे में, यानी एक बार ऐसे आ जाएगा फिर दूसरी बार ऐसे आ जाएगा। और जो तीसरा वाला भाई है वो 1/4 में, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो अब पूछा जाए एंटायर सिस्टम तीनों एक फ्रेम में कब होंगे, तो कॉमन सेंस सोचिए, ये तो 1 घंटे में ही वापस आ जा रहा है, 1/4 यानी 4 घंटे को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आवर, 1 घंटे बाद यहाँ आ जाएगा, लेकिन 1 घंटे में ये कहीं यहाँ होगा, 2 घंटे में ये कहीं यहाँ होगा। तो मान लिया तीनों यही हैं और यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो ये तीनों यहाँ कब दिखेंगे, तीनों यही दिखें, इसके लिए तो ज़रूरी है कि ये यहीं हो बड़ा वाला। तो 4 घंटे में ये यहाँ पहुँचेगा और 4 घंटे में ये 2 चक्कर लगा के पहुँच जाएगा और ये 4 चक्कर लगा के पहुँच गया, यानी 4 घंटे बाद ये तीनों यहाँ होंगे। इसका मतलब आप इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसमें सारे वहाँ पहुँच जाएं, ये तो 1 घंटे में ही आ रहा है लेकिन ये नहीं आ पा रहा है, तो मैक्सिमम टाइम जो लगाएगा जब वो यहाँ पहुँच जाएगा तो शायद पूरे सिस्टम वहाँ का वहाँ दिखे। तो इसका तरीका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन होना चाहिए। तो एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का, जैसे इन तीनों का जो एलसीएम है वो T0 है, यानी 4 घंटे है, यानी 4 घंटे बाद तीनों यहाँ दिखेंगे। तो एलसीएम उन नंबर्स का निकालने से पूरे सिस्टम के बारे में आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम ये ले रहा है 4 घंटे में जब यहाँ पहुँच रहा है तब तक ये 2 चक्कर और ये 4 चक्कर लगा करके यहाँ वापस पहुँच जा रहा है, तो तीनों यहाँ दिखेंगे। जैसा इन्होंने शुरू किया था वो फ्रेम 4 घंटे बाद वापस बन जाएगा। तो मिनिमम वो टाइम कौन सा है, 4 घंटे, इसीलिए T0 इज़ व्हाट, इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया, वो T0 टाइम है इसका एंटायर टाइम पीरियड। तो आई होप आपको ये समझ आया। बाकी आप इसको थोड़ा कंबाइन भी कर सकते हैं, कहीं कहीं कॉम्बिनेशन बेस पे क्वेश्चन दिया होता है और ये भी पूछा जाता है कि फेज़ में क्या डिफरेंस आएगा क्या नहीं। मैं 1 मिनट अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। तो किसी फंक्शन, 2 फंक्शंस को कंबाइन करना के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए यही फंक्शन है, अब इसको कंबाइन करने के लिए आप √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें। ऐसा क्यों किया अभी पता लगेगा। तो मान लिया अगर आपने √2 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइन के अंदर ये दोनों के साथ जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2 और प्लस कॉस के साथ भी चला जाएगा √2, कॉस ओमेगा टी टाइम्स ऑफ √2। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ मल्टीप्लाई करने का, और 1/√2 तो यहाँ है ही। फ़ायदा ये हुआ कि √2 को आप लिख सकते हैं sin 45 या फिर cos 45, अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो मन करे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू √2 ही होती है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने ये वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड में किए, देखिए मैंने यहाँ गड़बड़ी करी, यहाँ मुझे √2 ऊपर रखना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि 1/√2 यहाँ ले आना है, यानी डिवाइड वाली फैक्टर हमें नीचे लेकर के जाना है। 1/√2 सॉरी फॉर दैट, √2 बाहर रखना है, 1/√2 ले जाना है, 1/√2। अब sin 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, 1/√2। तो अभी क्या करेंगे, ये sin ओमेगा टी की जगह आप लिख देंगे cos 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री को π/4 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पाई 180 डिग्री, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो cos 45 लिखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कर क्यों रहे हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही 1/√2 को एक काम करते हैं, sin π/4 लिख देते हैं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि sin a cos b प्लस cos b sin a की आइडेंटिटी बन गई, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, sin a प्लस b, यानी a ओमेगा टी है प्लस b π/4 है। आप देख रहे हैं ये y नेट जो बन गया
टाइम के फंक्शन में कहानी कुछ ऐसी बन गई। फिर से एक बार समझाता हूँ, बड़ा ही आसान तरीका था। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिवाइड वाले √2 को यहाँ रखा और यहाँ रख दिया दोनों के साथ, और 1/√2 को cos 45 या sin 45 लग दिया। इसलिए रखा ताकि sin a cos b प्लस cos a sin b की आइडेंटिटी बन जाए, जिसको कि सिंगल फंक्शन में sin a प्लस b लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट बना, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, जस्ट ओमेगा। ओमेगा का मतलब t डैश की वैल्यू 2π/ओमेगा डैश, ओमेगा डैश की जगह ओमेगा, यानी वही वाली चीज आ जाएगी। आपने कॉमन भी निकाला था इसमें और इसमें, दोनों में 2π/ओमेगा है, तो इनका कॉमन भी 2π/ओमेगा ही हो जाएगी। तो अब जो भी इजी लगे, कॉम्बिनेशन हर जगह काम नहीं आता, लेकिन आप एलसीएम वाला सबकी इंडिविजुअल देख करके उसका एलसीएम निकालना हर जगह काम आता है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला आइडिया भी मैंने दिया कि अलग अलग तरीके होते हैं मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को कंबाइन करके सिंगल आइडेंटिटी बनाने की, यानी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की। तो आई होप आपको एक अच्छा सा आइडिया लगा। फिलहाल पॉइंट था कि पीरियोडिक है या नहीं है, तो साइन कॉस इंडिविजुअल और साइन कॉस का कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक होता है। उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं बता दिया। लॉग और एक्सपोनेंशियल कभी भी टाइम पीरियड नहीं होते। आई होप कि आपको पीरियोडिक फंक्शन और से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ आया बहुत अच्छे तरीके से। तो ये रहा पूरा पीरियोडिक के बारे में डिटेल डिस्कशन। अब वक्त है हार्मोनिक, इस पीरियोडिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का और हार्मोनिक समझने का, खासकर सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो आइए SHM की इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ और डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसको हटाऊं एक बार। सो डिस्कशन करेंगे ऑसिलेटरी यानी कि हार्मोनिक मोशन के बारे में। मैं आपको बता दूं, आप जैसे समझ गए हैं कि हार्मोनिक का मतलब टू एंड फ्रो, यानी मीन पोजीशन से एक पार्टिकल ऊपर जाए फिर वापस आए, फिर ऊपर जाए फिर वापस आए। इसकी दो डेफिनेशन है। पहली लॉजिकल बात ढंग से समझिए, अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और जा रहा है और उसे वापस आना है, तो 100% कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए जो इसे वापस लाए, और वो फोर्स समय के साथ ताकतवर होगा, तभी तो एक सर्टेन प्लेस पे ले जाकर के इसको रोक पाएगा। आप समझिए। तो यानी कोई चीज जा रही है, अगर उसे वापस आना है तो जाती हुई चीज के ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। वो अपोजिट फोर्स इसे यहाँ रोक देगा, वापस लाएगा। फिर जैसे ही ये मेन पोजीशन से दूसरी तरफ जाना शुरू करे, फिर वो फोर्स इधर लगना चाहिए, तो ये वापस आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको याद है, आपने स्प्रिंग वाले केस में पढ़ा था, जब हमने स्प्रिंग के साथ ये पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अटैच होता है, तो इधर आप इसको एक्सपेंड करें या फिर कंप्रेस करें, जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर लगना शुरू हो जाता है और वो इसको पुल करता है। और ये भी देखा था कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इसको ऐसे एक्सपेंड करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स इसे वापस ले आएगा और वक्त के साथ टाइट होता चला जाएगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा जब इसे रोक देगा। ऐसे ही अगर आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस लगेगा और इसे रोकने की कोशिश करेगा। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नेगेटिव टाइम्स ऑफ x के, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर रहे हो तो रिस्टोरिंग अपोजिट लगेगा। बस यही फंडामेंटल आप बात समझनी है। जहां ऐसा हो रहा हो, जैसे एक्सपेंड किया लगा, अब अगर आपने छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, ये मीन तक आएगा, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये अंदर आएगा तो नेचुरली कंप्रेशन हो जाएगी। जैसे ही कंप्रेशन होगी, स्प्रिंग वापस फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, फिर ये धीरे धीरे रुक जाएगी और वापस जानी शुरू होगी उसी फोर्स की वजह से, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे जाएगी। इस तरीके से ऐसा मोशन होने लग जाएगा। सेंस ये है कि जहां भी फोर्स रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, ऐसी कोई कंडीशन बन रही होगी तो ये हार्मोनिक करेगा, ये कंफर्म है। ये क्या करेगा, हार्मोनिक करेगा। अब इसमें एक लॉजिक समझिए कि जो प्रॉपर हार्मोनिक फंक्शन होते हैं वो x की पावर n होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता सिंगल पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है या 4 पावर है, तो x की पावर n है। अगर इसी n की वैल्यू 1 है तो उसको कहते हैं सिंपल। अदरवाइज अगर ज़्यादा है, कोई और नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी ऐसा है, ज़्यादातर ऑड नंबर्स के फॉर्म में होता है, तो अगर 1 से ज़्यादा है तो आप समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक है। यानी हार्मोनिक में भी दो कैटेगरी है, एक कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा कहते हैं कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन, कॉम्प्लेक्स CHM, और एक कहते हैं SHM। SHM का मतलब बहुत ही सिंपल वाला, जिसमें सिंपल जा रहा है, चाहे ऐसे स्प्रिंग कर रहा है। और अगर पावर बहुत ज़्यादा है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही है, यानी रिपीट तो हो रहा है लेकिन कुछ ऐसे चल रहा है,
कॉम्प्लेक्सिटीज़ कुछ ऐड हो रही हैं तो उसको कहेंगे CHM, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिएशन। और अगर सीधा सीधा जा रहा है, गया वापस आया, फिर गया वापस आया, फिर गया वापस आया, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो साइन और कोसाइन के ग्राफ थे ये सिंपल वाले हैं, कुछ ऐसा हो तो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो SHM वो है जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, -x की पावर 1 के। ये SHM के बारे में एक जानकारी है। तो हमारे को CHM नहीं पढ़ना, हमारे को मेनली डिस्कशन करनी है किस पे, SHM पे। तो आई होप कि SHM की पहली बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं इसको हटा के थोड़ा और डिटेलिंग देता हूँ इसकी। अगर हम बात प्योर SHM की करें तो उसकी एक बेसिक डेफिनेशन आपको मिल गई कि टू एंड फ्रो कर रहा हो कोई भी पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि F क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिस्टोरिंग है इसलिए हम माइनस लगाए क्योंकि अपोजिट होता है, यानी F की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K टाइम्स ऑफ X, K टाइम्स ऑफ X। मान लिया ये K क्या है, रिस्टोरिंग कांस्टेंट है या फिर फोर्स कांस्टेंट है, ये दोनों आप लिख सकते हैं। अब चाहें तो आप एक और बात यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ आपको पता ही है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो आप कह सकते हैं ma की वैल्यू आप लिख सकते हैं -kx, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी जा सकती है -k/m टाइम्स ऑफ x। अब k कांस्टेंट है और मास भी मान लिया कांस्टेंट है, जो भी बॉडी ऑसिलेट कर रहा है उसका मास मान लिया m दे रखा है। यानी यहाँ एक और बात देखिए आपने, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डजंट मैटर कि फोर्स कहा जा रहा है या ए कहा जा रहा है, इन दोनों में से कोई भी रिलेशन आपको मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा होगा। कल को जब डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे और वहाँ ये बात कही जाएगी कि प्रूफ करो कि SHM कर रहा है, जैसे किसी पेंडुलम को प्रूफ करो कि SHM कर रहा है, या लिक्विड कॉलम के अंदर लिक्विड को थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो वो प्रूफ करो कि SHM कर रहा है। किसी टनल के अंदर कोई, जैसे मान लिया अर्थ के डायमीटर के क्रॉस टनल बना दी, उसमें छोड़ दिया तो प्रूफ करो कि वो SHM कर रहा है। जहाँ भी SHM वाली कंडीशन प्रूफ करने को आएगी वहाँ हमें या तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x प्रूफ करना होगा या फिर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों लगभग सेम बात ही हैं। इन दोनों में से कोई रिलेशन आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि SHM कर रहा है। इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM भी बनती है, लेकिन अभी मैं उसकी चर्चा करता हूँ। लेकिन उससे पहले आई होप आप ये समझ गए और ये समझ गए। अब कई बार कुछ फंक्शन दिखा करके पूछा जा सकता है कि प्रूफ करिए ये फंक्शन SHM है या नहीं है। उससे जुड़ी हुई एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, इसको हटा करके। SHM पे बहुत डिटेल डिस्कशन से पहले एक ज़रूरी नोट पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि पहले मैं आपको क्वेश्चन वाला पार्ट ही क्लियर कर दूं कि अगर पीरियोडिक तो आपने पता कर लिया था कि कौन सा पीरियोडिक है। अब उसी पीरियोडिक में एक क्वेश्चन और आता है कि आप बताओ SHM है या नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे हर एक पीरियोडिक फंक्शन जो साइन और कोसाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो हार्मोनिक हो सकता है। कंडीशन ये है कि सिंगल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अब उसी से एक क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो फर्स्ट है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक है? आंसर है, पहले ही देख चुके हैं। क्या ये SHM भी है? हाँ है, क्योंकि यहाँ भी इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और यहाँ भी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। जब दोनों कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन ने बताया था, वहाँ एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं विद सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा। तो अगर कॉम्बिनेशन के बाद भी उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंज ना आए तब समझिए कि वो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सेकंड वाला देखिए, यानी ये अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे SHM, पीरियोडिक तो है ही, साथ में सिंपल हार्मोनिक भी है, SHM भी है। सेकंड, ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी। आप ये देख रहे हैं फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं, तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है तो पीरियोडिक तो होगा, पीरियोडिक हो जाएगा, लेकिन SHM नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। यही ट्रिक है, यही तरीका है इस बात को समझने का, कि पता लगाने का कि फ्रिक्वेंसी अगर सेम आ रही है तो SHM होगी, अगर मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन आ गया तो SHM नहीं है। ऐसे ही cos 2 ओमेगा टी, सिंगली फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व है cos के साथ, तो ये SHM होगा, बिल्कुल होगा। अब आ जाइए साइन स्क्वायर, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, आप समझ लीजिए, कहीं स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो ध्यान रखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक डाउन करना चाहें तो साइन जब भी ब्रेक डाउन होता है तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की। इसको आपको आई होप आपको ध्यान होगा
कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो सेंस ये है कि अगर आप स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रिक्वेंसी ही चेंज हो जाएगी। कहाँ? यहाँ, जैसे यहाँ ओमेगा टी थी और जब इसको कॉस के फॉर्म में चेंज किया तो यहाँ कॉस के फॉर्म में चेंज होते ही कॉस 2 ओमेगा टी आ गया। तो ओमेगा टी फ्रिक्वेंसी किस में हो? 2 ओमेगा टी, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी, यहाँ सिंगल ओमेगा दिख रहा है, कॉस में चेंज करते ही 2 ओमेगा टाइम्स आ गया। तो ये भी पीरियोडिक तो होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा, इसको भी स्क्वायर का फंक्शन भी हम एसएचएम में नहीं लेंगे। ऐसे इसके लास्ट वाला आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन को लिखोगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो आप ध्यान से देखिए कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, या फिर 1/2 को कॉमन ले लो, 1/2 लिख लो, खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ कॉस का ओमेगा आ रहा है और यहाँ कॉस का 2 ओमेगा आ रहा है। अंडरस्टूड है कि फ्रिक्वेंसीज में डिफरेंस है, इसीलिए ये भी एसएचएम नहीं होगा, लास्ट पार्ट भी एसएचएम नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि एसएचएम चेक करने के लिए क्या करना है, फ्रिक्वेंसीज देख लेनी है, अगर कॉमन है तो एसएचएम हो जाएगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन, एसएचएम वाले फंक्शन, एसएचएम है क्या, एसएचएम हार्मोनिक की दोनों कैटेगरी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और एसएचएम में आपको ये समझ आया कि रिलेशन क्या है बेसिक वाला, और साथ में एक न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एसएचएम बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। एसएचएम, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने एसएचएम पढ़ी है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, साथ में एसएचएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प लेके एसएचएम करते हुए पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, उनकी ग्राफिकल ट्रीटमेंट और उनके ऊपर बेस्ड खूबसूरत क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जिनसे आने वाले कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में हमें एक आइडिया मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एसएचएम की फुल डिटेल के साथ और बहुत अच्छी डिटेल के साथ। थैंक यू।